हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। आज है लेक्चर 12। आज चर्चा एरीन्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनको हम एरीन्स बोलते हैं, वहाँ की आज शुरुआत कर रहे हैं। इस पार्ट की लास्ट सेगमेंट है हाइड्रोकार्बन्स का। इसके बाद हाइड्रोकार्बन फिनिश हो जाएगा और हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन 11th का कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो हाइड्रोकार्बन्स की बहुत सारी रिएक्शन और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल डिस्कशन हम जीओसी के अंदर कर चुके हैं। आज का जो सेगमेंट है उसमें एरीन्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़, या फिर ये कह लें कि बेसिक इंट्रोडक्शन कि एरीन्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स, और फिर बेंजीन कैसे बनाया जाता है, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और जहाँ ज़रूरत समझ आएगी वहाँ पर उस रिएक्शन की मैकेनिज्म आज करनी है। तो शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन लेक्चर 12, कहानी एरीन्स की। एरीन्स क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? हकल रूल सबने पढ़ा है और हमने जीओसी के अंदर डिटेल में पढ़ा है हकल रूल क्या होता है। कई सारे कंपाउंड्स के एग्जांपल करके देखें तो हाइड्रोकार्बन जिनके एल्काइल, एल्केनाइल, एल्काइनिल डेरिवेटिव जो कि बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग अपने पास रखते हैं, उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, सिंपल। और दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक को हम लोग बेंजेनोइड बोलते हैं और एक होते हैं नॉन बेंजेनोइड। ये दोनों बहुत खास बातें हैं, एक बेंजेनोइड, एक नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड कौन है? वो एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है। नॉन बेंजेनोइड कौन है? जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती है। ऑल तो इनके भी एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, बस एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा और ज़्यादा इसमें बकवासबाजी करनी नहीं है, समय बर्बाद करने का कोई लॉजिक नहीं है। सबसे बेसिक अच्छा प्यारा सुंदर कौन है? अपना बेंजीन। सबसे पहले तो बेंजीन बना लीजिए। उसके बाद अगला एग्जाम्पल आप देखें, टोलुइन इसको बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। ये एथाइल बेंजीन का एग्जाम्पल है। अब इसमें कहीं ब्रांचिंग कर दीजिए, तो ब्रांचिंग की तरह आप देखें, सी एच यहाँ पे, सी एच थ्री यहाँ पे, और यहाँ पे सी एच थ्री, और बीच वाला कार्बन जो है वो बेंजीन से जुड़ गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्यूमीन। पुराने वाले सबको पता है इसलिए मैंने लिखे नहीं, टाइम वेस्ट होता है। इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ध्यान रखें, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसा कैसा आइसोप्रोपाइल बेंजीन? गौर से देखो, बीच वाले पे ब्रांचिंग है ना, इसलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम, कॉमन नेम क्यूमीन होता है। आगे आ जाइए, दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। थोड़ा सा मोटा कर ले पेन को। ये इसका नाम नेफ्थलीन होता है, जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नेफ्थलीन, ये वो है। इसके बाद एक और एग्जांपल, एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए, ये, और इधर भी इधर भी इधर भी ऐसे बना दीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासीन। एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ भी इसका कर नहीं सकते हैं। ठीक है। और एक एग्जाम्पल जो है, यहाँ से ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी ऐसे। बॉन्ड्स बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं, कहाँ लगने हैं कहाँ नहीं लगने हैं। ये, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। ठीक, ये फिनेंथ्रीन है। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स ऐसे ले लीजिए कि एक बढ़िया सी बेंजीन रिंग है ये, और इसमें एक और बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। इसको बाईफिनाइल या डाईफिनाइल बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल ये ले लीजिए, ये, इसको डाईफिनाइल मेथेन बोलेंगे। डाई फिनाइल मेथेन बोलेंगे। ठीक है। ट्राईफिनाइल मेथेन कैसे बनेगा? देखो, देखो, ये ट्राईफिनाइल मेथेन बन गया, ये ट्राईफिनाइल मेथेन बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे जितने चाहो बना सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए, और अब इन एग्जांपल्स के इसलिए ले दिए कि ये कॉमन नेम्स हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कभी भी आ जाए तो ऐसा ना हो कि ये इनके आईयूपीएसी नेम निकालने पड़े, कॉमन नेम निकालने पड़े। इनको आपको याद रखना है कि हाँ, ये भी कोई चीज़ होती है। दूसरी बात ये है कि इनमें आइसोमेरिज्म कैसे पाई जाती है बेंजीन रिंग के अंदर। देखिए आप,
कि अगर एक ही सब्स्टिट्यूट, गौर से देखो, ये सारे कार्बन्स जो हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, है ना। हो क्या रहा है बेंजीन के अंदर, ऐसे करके बॉन्ड बना हुआ है, इसी का आइडेंटिकल या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल लो तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो वैसे तो रेजोनेंस की थ्योरी क्या कहती है कि किसी में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इस सब के अंदर पार्शियल बॉन्ड्स हैं ये ऐसे, इसलिए हम लोग इसमें इसके अंदर गोला बना देते हैं कि लगभग लगभग सब में बराबर बराबर बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। तो सारे कार्बन जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसमें यहाँ पे CH3 लगा दिया और फिर किसी कहीं पे ऐसे CH3 लगा दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों कंपाउंड्स एक ही हैं। तो IUPAC सामने तब, सॉरी, आइसोमेरिज्म सामने तब आएगी जब हम कम से कम दो सब्सटीट्यूशन लगाएं, जैसे एक यहाँ पे CH3 और यहाँ CH3, तो हमने वन पोजीशन को तो फिक्स कर लिया। अब इसके बाद आप देखो, यहाँ पे आपने CH3 लगाया, फर्स्ट इज फिक्स्ड, यहाँ CH3 लगाया, थर्ड इज फिक्स्ड, फर्स्ट इज फिक्स्ड, और ये इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेंजीन जो है वो क्या उसमें सच में तीन तीन डबल बॉन्ड होते हैं? तो रियलिटी तो ये है कि ये जो तीन तीन डबल बॉन्ड हम दिखाया करते हैं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर। क्यों नहीं है? उसका कारण, जब आप C6H6 लेते हो और उसमें हाइड्रोजन ऐड कराते हो निकल की प्रेजेंस में, थोड़ा गर्म भी कर दें, तो C6H12 बन जाता है और ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ओके, बहुत अच्छी बात है, साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड, तीन तीन डबल बॉन्ड तो दिख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि तीन तीन मोल जुड़ गए ना हाइड्रोजन के। लेकिन ऐसा भी कोई रिएक्शन होती है जिसमें जैसे बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं C6H6, और ये रिएक्शन करा दी गई मान लो ब्रोमीन से, और FeBr3 कैरियर है, हेलोजन कैरियर, इससे रिएक्शन कराई गई, तो C6H5Br प्लस HBr ये बनता है। ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं है, ये सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है। और सब्सटीट्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं दिखाते थे, वो तो एडिशन प्रोडक्ट दिखाया करते थे। तो दो तरह की रिएक्शंस अपना बेंजीन शो करता है, और एक ये दिखाती है कि हाँ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और एक रिएक्शन ये दिखाती है कि डबल बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेंजीन की। फिर बाद में कई सारे स्ट्रक्चर्स इसके लिए प्रपोज किए गए, मैं उन डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए, ज़रूरत भी नहीं है उनको पढ़ने की, बस इतना दिमाग में रखना है कि रेजोनेंस थ्योरी और MOT से रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बताया जा सकता है कि हाँ क्या है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये एक हेक्सागोनल शेप है। ध्यान रखें कि बेंजीन इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे प्लेन बना देता हूँ आपके लिए ताकि लगे कि हाँ ये प्लेन के अंदर है सब कुछ। ये एक प्लेन है बेंजीन मॉलिक्यूल का, यहाँ कोई मटेरियल नहीं भरा हुआ है, डू नॉट कंसीडर कि यहाँ मटेरियल भरा हुआ है। ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो गौर से, हो क्या रहा है, इसके पास भी अपना एक हाइड्रोजन है, भाई साहब के पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज बचे हुए हैं ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ओवरलैप कैसे हो सकता है, तो एक तो ओवरलैपिंग ऐसे हो सकती है, और नीचे वालों में ऐसे, इनमें ऐसे, यहाँ यहाँ, और इनमें ऐसे, और यहाँ ओवरलैपिंग हो गई। इस ओवरलैपिंग का एक और तरीका हो सकता है जो इक्वली पॉसिबल है और होता भी है। फिर दोनों को सुपरपोज करके हम कहेंगे कि रियल स्ट्रक्चर दूसरा है। देखो p ऑर्बिटल, ये जो इसका बिल्कुल इक्वलेंट है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो ये सबके पास अपने अपने हाइड्रोजन आप सेट कर दीजिए, जैसे भाई साहब के पास इनका, इनके पास इनका, वैसे हाइड्रोजन सबको पता है, कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन तो होगा ही बेंजीन के अंदर। अब आप ओवरलैपिंग कराने की कोशिश करिए। ओवरलैपिंग देखो कैसे हो सकती है, इन दोनों में, इन दोनों में आइडेंटिकल है भाई, बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है ही इस बात की कि ये भी हो सकता था, ठीक, और ये ऐसे हो सकता है। अब इन दोनों को सुपरपोज कर दिया जाए, और सुपरपोज करने के बाद ये कहा जाए कि जो रियल ओवरलैपिंग है वो इन दोनों का मिक्स स्टेट है। मिक्स स्टेट का मतलब गौर से देखो कैसे,
ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ओवरलैपिंग कराओ भाई, देखो ये सब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल सब ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। मतलब ओवरलैपिंग जो है वो दो एटम्स के बीच में ही नहीं है, दो ऑर्बिटल के बीच में नहीं है, ये ओवरलैपिंग जो है डीलोकलाइज हो गई है, फैल गई है चारों तरफ, स्कैटर हो गई है, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो पाई क्लाउड जो है वो डीलोकलाइज हो गया है मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और नीचे। यही कंडीशन होती है एरोमेटिक होने की, कि प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए और कॉन्जुगेशन कम्प्लीटली चलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो ओवरलैपिंग है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दोनों तरफ पूरी तरह से होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में। तो गौर से देखो डीलोकलाइजेशन हो गया है ना, पाई क्लाउड जो है फैल गया, इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। यानी कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली डबल बॉन्ड हो ही नहीं पाया और कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड नहीं हो पाया। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो अपने आप में डबल बॉन्ड से बड़ी और सिंगल बॉन्ड से छोटी होगी। यही एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर्स की होती है। ठीक है, ध्यान रखें। और सारे के सारे बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अगर डबल सिंगल बॉन्ड वाली कहानी होती तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। तो सारे बॉन्ड बराबर नहीं मिलने चाहिए, लेकिन जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोमीटर्स वगैरह में टेस्ट करते हैं तो ये पाते हैं कि हाँ भाई इनकी जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो सारी की सारी बराबर है। खैर ये तो डीलोकलाइजेशन की बात हो गई, ये हम जीओसी में कर चुके हैं, क्विक रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हकल रूल भी पढ़ चुके थे हम लोग उसके अंदर। अब कहानी जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की आती है, तो मैं आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 8-10 करके बताता हूँ कि किस किस तरह से किया जा सकता है। जहाँ जहाँ मैकेनिज्म की नीड होगी वहाँ वहाँ वो भी करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। मैं बेंजीन की ही सबसे पहले बात करता हूँ, या ये कह लूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर लें। तो बेंजीन की पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद अगर जब बेंजीन की ज़रूरत नहीं होगी तो हम दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स बना लेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है सोडा लाइम से बनाना, सोडियम बेंजोएट से। सोडियम बेंजोएट क्या होता है, देखो ये होता है सोडियम बेंजोएट। एक बेंजीन रिंग पे COO माइनस लग जाए तो वो एसीटेट ना होकर बेंजोएट बन जाता है, और उसी में H हटा करके अगर हम Na लगा दें तो उसको हम बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। है तो बढ़िया सॉल्ट ही है। और इसमें हम सोडा लाइम मिला दें यानी कि NOH, और NaOH जो है वो CaO में घुला हुआ होगा तो सोडा लाइम कहलाने लगता है। ध्यान रखना, ये लैब प्रोसेस कहलाता है, जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये लैब प्रोसेस कहलाता है। ऐसे में जो ये COO है ये NaOH के साथ मिलकर के Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है। और सबको याद होगा कि ये जो एसीटेट ग्रुप है वो NaOH और CaO के साथ मिलकर के सोडियम कार्बोनेट ही बनाने वाला है। और जो बचता है वो हमारा सुंदर शानदार प्यारा विशाल अच्छा गोल मटोल बेंजीन है। वैसे तो चपटा हुआ होता है बेंजीन, प्लेनर मॉलिक्यूल है गोल मटोल का आएगा, ये बेंजीन बन जाता है। सिंपल रिएक्शन है, लैब प्रोसेस है, याद रखना है। दूसरी रिएक्शन है फिनॉल से। फिनॉल से रिएक्शन कैसे, फिनॉल किसको कहते हैं, जीओसी के अंदर हमने सब सीखा है कि इसके ऊपर एक एल्कोहल ग्रुप लग जाए तो वो फिनॉल कहलाता है। फिनॉल की रिएक्शन जो है वो जिंक डस्ट से करा दी जाए। जिंक डस्ट क्यों यूज़ करी जा रही है, डस्ट का मतलब ये हुआ कि उसको पाउडर्ड फॉर्म में लेना है। उसका कारण क्या है कि जो जिंक जब भी कभी रिएक्शन है वो सरफेस लेवल पर होती है, सरफेस के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा टकराएंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी। तो जितना आप टूटा हुआ पाउडर्ड फॉर्म लेंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जिंक डस्ट से रिएक्शन कराने के बाद आपको डिस्टिलेशन कराना पड़ता है। डिस्टिलेशन कराने के बाद जिंक डस्ट जो है वो अल्कोहल ग्रुप से रिएक्शन करके हमेशा जिंक ऑक्साइड बना लेती है और हमारे पास बेंजीन बन के आ जाता है। एक और मेथड है बेंजीन का। इसके अलावा हेलोजन सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग अगर आपके पास हो, जैसे क्लोरोबेंजीन जिसको बोलते हैं, इसमें आप नेसेंट हाइड्रोजन मिला लीजिए। नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगी और किसकी प्रेजेंस में काम कराना है, निकल एल्यूमिनियम एलॉय आप लीजिए और इस निकल एल्यूमिनियम एलॉय को NaOH में घोल लीजिए।
ये तो रेने निकल बनाने का प्रोसेस है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। इसमें जो एल्यूमिनियम है वो घुल जाएगा, निकल जो है पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा, उसको हम रेने निकल बोलेंगे। और रेने निकल के प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो जो क्लोरीन का एक एटम दिख रहा है वो HCl बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास जो गैस बचेगी वो बचेगी बेंजीन। और उसको लिक्विफाई कर लीजिए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठंडा कर लीजिए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम सॉल्ट। आप देखो क्या होता है ये नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और क्लोरीन, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। भाई माइनस क्यों लगाया? क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा रखा है और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस इसलिए लगाया भाई साहब ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। 3 बनाते हैं, 4 बना चुके हैं, मतलब जब ज़रूरत से ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो प्लस लगाएंगे, कम बनाएंगे तो माइनस लगाएंगे। यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कहानी थी। इसको डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक, मैं पूरा नाम लिख दूं तो नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, इसकी रिएक्शन H3PO2 से करा लो ये वाटर की प्रेजेंस में, और आपने कॉपर का इस्तेमाल किया हुआ है कैटलिस्ट के तौर पर। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है? देखो रिएक्शन सीधी सीधी रटी होनी चाहिए कि बेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन निकलेगी, जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके HCl बनाएगा और H3PO3 बन जाएगा हमारा कौन? फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि H3PO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो वाटर है वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ध्यान रखें। और जो बचा हुआ H है वो चला जा रहा है हमारे Cl के साथ रिएक्शन करके, और N टूट जा रहे हैं, N2 बन जा रहा है। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी एक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा है GOC के अंदर। सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, वो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब H2O ले लीजिए। H2O गैस फॉर्म में, मतलब स्टीम ले लीजिए। गर्म करके होगी, बिल्कुल गर्म करके होगी। मान लो कि 500 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर है, 500 इज ग्रेटर टेम्परेचर, पर 500 के आसपास का टेम्परेचर है। ऐसे समय पे जब भी कभी आप सल्फोनिक एसिड ग्रुप में वाटर गर्म करके मिलाते हैं तो हमेशा हमेशा H2SO4 बन जाता है, और जो बचेगा वो हमारी बेंजीन होगी। ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और इतने सिंपल मेथड्स हैं कि रिएक्शन 10th क्लास का बच्चा भी याद कर लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रिएक्शन अगर आप देखें बहुत ही अच्छी आसान सिंपल रिएक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन बहुत अच्छी बढ़िया एग्जाम्पल है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। देखो क्या, मान लो आपके पास एक बढ़िया बेंजीन रिंग है और उसमें जुड़ा हुआ है कोई हेलोजन सच एस Br, और आपके पास यहाँ भी एक, अब इसमें तुम बेंजीन भी ले सकते थे, जैसे मैंने एथाइल ग्रुप लिया हुआ है, एथाइल की जगह आप दूसरा बेंजीन भी ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपने सोडियम ले लिया। अब आपको दिखाई देगा शायद बहुत आसानी से कि अगर मैं यहाँ 2 मोल ले लूँ तो फिर ये जो है NaBr बन के निकल जाएंगे और कोने वाला मटेरियल आपस में जुड़ जाएगा। और जब जुड़ेगा तो क्या होगा? ऐसी रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर में कराई जाती हैं, ध्यान रखें। जब भी कभी आपको किसी मेटल यानी कि आयनिक टाइप के मटेरियल, आयनिक टाइप की रिएक्शन करानी हो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ, तो आपको ड्राई ईथर की प्रेजेंस ज़रूर लेनी चाहिए, रट लीजिए। और ये कहाँ सीखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा? जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे ये। ठीक, और कोने में CH2CH3 जुड़ गया, और जो बचा वो क्या बचा? NaBr, और 2 मोल बनने थे 2 मोल बन गए। इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बहुत बहुत आसान और सिंपल रिएक्शन है। ठीक है ना। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। नाम से रिएक्शंस आ जाएं तो बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखो भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? ये CH3Cl
और AlCl3 एनहाइड्रस। आप बेंजीन की रिएक्शन मेथाइल क्लोराइड से, मतलब एल्काइल हैलाइड से आप कराने की कोशिश करिए, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। AlCl3 हेलोजन कैरियर है, ध्यान रखें, और एनहाइड्रस आपको लेना है, इसमें टोलुइन बन के सामने आ जाएगा। ऊपर की रिएक्शन को देखो, एथाइल बेंजीन लगाया था, ये मेथाइल बेंजीन है जिसको हम टोलुइन बोलते हैं। तो अभी कंप्लीट बेंजीन नहीं बन रहा है, ये बेंजीन के डेरिवेटिव बन रहे हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, बन तो रही है। ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। आप एक बार रिएक्शन को दोबारा देख लीजिए, बहुत आसान है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन मानी जाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। देखो, इसमें जैसे हम लोग ने अभी CH3Cl की रिएक्शन कराई है, अगर CH3Cl की रिएक्शन ना करा करके हम कोई बड़ी चेन ले लेते, मतलब मान लो एथाइल क्लोराइड ले लेते, तो एथाइल क्लोराइड की भी रिएक्शन आसानी से हो जाती, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात को। ये हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बारी आती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराने का मन नहीं था आज, लेकिन चलो करा लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी, कि इसके बाद जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है समझो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कोई कार्बन चेन हो, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बढ़िया सा अपना एल्कली मेटल हो, एल्कली अर्थ मेटल, और उसके साथ एक हेलोजन जुड़ा हो। RMgX लिखा जाता था, याद होगा, और आर की जगह एरोमेटिक भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ग्रिग्नार्ड ही है। ठीक है ना। इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जो है वो किसी एल्काइल हैलाइड से करा दीजिए, जैसे CH3 और ये CH3 और यहाँ पे बना Br, इसको हम लोग आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। जब भी कभी आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिखाई दे तो तुरंत ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिएक्शन जो है वो तो पक्का पक्का ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होने वाली है। ड्राई ईथर ले लीजिए। इसके बाद क्या होने वाला है समझो, इस रिएक्शन की हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस GOC के अंदर इतनी कर चुके हैं कि शायद दिमाग में ये बात होगी भी कि कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, और ये ऑर्गेनिक चेन और ये ऑर्गेनिक चेन जुड़ जाएगी और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा बेटा MgBr2 प्लस एक जो बेंजीन रिंग हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ जुड़ेगा CH3 और यहाँ पे CH3। इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर अभी हमने पहले पेज पे लिखा हुआ था क्यूमीन, तो हमारे पास जो बन के आया इससे वो बन के आया क्यूमीन। तो कलर चेंज कर लें और इसका नाम लिख दें क्यूमीन, कोई दिक्कत नहीं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 8-10 के आसपास मैंने करा दिए हैं, एंड दैट्स इनफ फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब कहानी आती है एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 2-4 ही पढ़नी होती है, वो पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कम से कम 2 से 3 लेक्चर हम बिता देंगे, बस काम ख़त्म, और हमारा हाइड्रोकार्बन ख़त्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हाइड्रोकार्बन की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। हाँ, एक बात और भी है कि इसमें मुझे वुड्स फिटिंग रिएक्शन की और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज़्म करानी है, तो अगले लेक्चर में जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे तो उससे पहले इन 2 रिएक्शंस की मैकेनिज़्म को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।